हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की बात की थी जो कि था हमारा मोमेंटम। अब मैं उसी से रिलेटेड एक आपको लॉ बताने वाली हूँ जो कि हमें आपके हिसाब से मैं पहले पढ़ लेना चाहिए था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन हाँ, मोमेंटम को पढ़ने के बाद अब आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, आपको लगता है ना कि न्यूटन के लॉज बहुत ज़्यादा टिपिकल है, ये है वो है, जो इतना हवा बना के रखा ना सबने, इतना कोई टिपिकल नहीं है। न्यूटन के जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इजीएस्ट में भी कैसे है, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ऑब्वियसली वो आपको बहुत इजी लगा होगा बिकॉज आपने रियल लाइफ में ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस की है। रेस्ट कंडीशन में है तो मोशन में नहीं जाना, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना, ये सब आपने एक्सपीरियंस कर रखा है। नाउ कम टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोमेंटम हमने पढ़ा था उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते, कहाँ कहाँ करते हैं रियल लाइफ में। तो मोमेंटम देखो, जैसे ही ये जो बॉल है जब किसी क्रिकेटर के हाथ में आती है, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह पे रहता है जो बॉल कैच करता है, ठीक है, बिकॉज मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है, जैसे ही बॉल को कैच करना है इसको, तो ये क्या करेगा, हाथ में इसने लिया बॉल, वहां से आया, इसके हाथ में आया, हाथ में आते ही क्या होगा, बस ये रुक जाएगा यहीं पे कि ठीक है हाथ में आ गया, ओके 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 हो गया। नहीं ना, ये क्या करेगा, हाथ में लेगा और उसका हाथ पीछे की तरफ जाएगा। क्यों गया, यहाँ से इसने बॉल को लिया, बॉल को लेते ही क्या हो गया, हाथ जो है वो पीछे की तरफ गया। क्यों गया हाथ पीछे की तरफ, तो देखो होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जब इसने क्या करा, बॉल को कैच किया, बॉल को जैसे इसने कैच किया, बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब कोई ट्रक अगर किसी चीज को टक्कर मार देता है, तो किसी पर्सन को अगर टक्कर मार देता है तो क्या होता है, वो मर जाता है। कोई बड़ी चीज को अगर टक्कर मारेगा तो ट्रक से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो टूट जाएगा। अगर कोई कार है, अगर वो किसी पर्सन को टक्कर मार देती है तो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है, इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं हमारे बॉल की, तो बॉल का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज बॉल की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इतनी स्पीड से बॉल आती है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से अगर बॉल आ रही है, तो ये जो हाथ है इस पर्सन के क्या होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे, मे बी इसकी हड्डी क्रैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने बॉल को कैच किया, कैच करते ही ऑटोमेटिकली इनका हाथ पीछे जाता है। क्यों जाता है, टाइम को इंक्रीज करने के लिए। फोर्स तो ये लगा ही रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से वो आ रहा है, ये मोशन में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हाथ लगाएगा तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इसके ऊपर। क्यों, ताकि इसका मोमेंटम कम हो, इसकी स्पीड कम हो, इसकी वेलोसिटी कम हो जाए। मास को तो हम कम कर नहीं सकते इसके। भाई हमने जब मोमेंटम पढ़ा था तो मोमेंटम के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। मोमेंटम के अंदर हमने क्या देखा था, m इंटू वी। या तो आप क्या करो, मास को कम कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका मोमेंटम कम हो जाएगा। बट क्या हम बॉल के मास को कम कर सकते हैं कि ठीक है हमसे बॉल टकराई तो मास उसका कम हो गया, बॉल आधी हो गई, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी को मैं जरूर कम कर सकती हूँ। मेरी बॉल पे क्या करना है, जस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम तो डेफिनेटली कम होने वाला है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये बॉल आएगी, ये बॉल इसके पास आई, वैसे ही क्या होगा, बॉल को इसने लिया लेकिन हाथ इसका पीछे की तरफ जाने वाला है। क्यों, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन तो भी ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, इस बॉल के साथ साथ जाएगा। क्यों जाएगा, ताकि इस बॉल की वेलोसिटी को कम होने में, यानी इसके मोमेंटम को कम करने में थोड़ा सा टाइम मिल सके। ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना, मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम पहले जब ये बॉल आ रही थी तो थोड़ा ज्यादा था, जैसे ही ये बॉल पीछे की तरफ आई, यहाँ तक आई, वैसे ही क्या हो गया, इसका मोमेंटम कम हो गया। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जो फोर्स होगा हमारा, अप्लाइड फोर्स होगा, हमने अपने हाथ से कितना फोर्स लगाया है इसके मोमेंटम को कम करने में और कितने टाइम में वो कम हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारा क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। कैसे, देखो यहाँ पे जो फोर्स लगा था, ऑब्वियसली हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमारा बॉल जो है वो रुक जाएगा और हमारे हाथ में आ जाएगा, वो सामने वाला जो बंदा है वो कैच आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा, कुछ सेकंड्स लगे या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगे, जिसकी वजह से हमारी बॉल जो है रुक गई। यहाँ इसका मोमेंटम कुछ और था, नीचे आते ही क्या हो गया, मोमेंटम कुछ और हो गया, चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ। उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कहते हैं फोर्स। और यही जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, जो मैं अभी इतना सारा बोल रही हूँ, इससे मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी आपको, उसी को हम कहते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि अभी भी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि क्या हुआ, ठीक है ना, बॉल ही तो रोकी है, क्या फर्क पड़ गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा, ये जो कांच की ग्लास है, अगर मैं इसको यहाँ से गिरा देती हूँ, ठीक है, गुस्से में थी, मैंने क्या किया, कांच की ग्लास को नीचे गिरा दिया, ग्लास में तो कुछ पी रही थी मैं, जूस वगैरह,
ठीक है, मम्मी ने डांटा होगा, कुछ हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने क्या किया, ग्लास छोड़ दिया कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूंगी ये काम, इसको ग्लास भी मैं नहीं रखने वाली, कोई बात नहीं, टूटे तो टूटे, क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लास टूट जाएगी और ग्लास टूटने के साथ साथ पिटाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं घर पे। अब हुआ क्या, जैसे ही आप कांच की ग्लास को नीचे फेंकोगे, मतलब छोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जमीन पे गिरेगी और जमीन पे गिरते ही क्या हो जाएगा, जमीन पे गिरते ही वो टूट जाएगी। देखो यहाँ हमने क्या बोला था, जैसे ही वो जो ये बॉल पकड़ने के लिए जो पर्सन खड़ा है, वो जैसे ही बॉल को हाथ में लेगा, उसके हाथ पे इंजरी हो सकती है, इसका हाथ टूट सकता है, हाथ की कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन क्या किया इसने, थोड़ा सा टाइम दिया इस बॉल को और इसका मोमेंटम चेंज हो गया। क्या किया, जस्ट इसको पकड़ के थोड़ा हाथ पीछे की तरफ ले, मोमेंटम चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये जो ग्लास सरफेस से टकराएगी ये टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो टूट जाएगा। इसका मोमेंटम जो है वो सडन चेंज हो गया, मोमेंटम बहुत ज्यादा था, जैसे ही वो सरफेस से टकराया मोमेंटम 0 होना था, इसीलिए वो क्या हो गया, एकदम से टूट गया। इसको टाइम नहीं मिला अपने मोमेंटम को कम करने में, वरना ही नहीं टूटता। अब मेरा सेकंड चीज देख लेते हैं, इस ग्लास को तोड़ना नहीं है। हमने क्या किया, जूस वूस कुछ पी लिया। अब क्या हुआ, अगेन हमें गुस्सा आया तो हमने क्या किया, उसको छोड़ना था हमें, ठीक है, मैं इसको फेंक रही हूँ। अब फेंकते ही क्या हुआ, हम ना किस्मत अच्छी थी हमारी, तो हम गद्दे पे बैठे थे, उस गद्दे पे ही हमारी ग्लास गिरी। अब जब उस गद्दे पे हमारी ग्लास गिरी तो ग्लास से क्या होगा, टूटेगी क्या, बिल्कुल नहीं टूटेगी। वो ग्लास क्या होगा, जरा सा बाउंस होगी, फिर बैक हो जाएगी नीचे की तरफ। अब क्या हुआ, उसके मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम मिल गया उसको, इस ग्लास को अपने मोमेंटम को चेंज करने में थोड़ा टाइम मिला। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर इसका मोमेंटम में जो चेंज हुआ है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक अप्लाइड फोर्स, जो इस गद्दे ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है इसके मोमेंटम को कम करने में। ठीक है, इस पे आ जाओ, क्या होता है, देखो ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि मैं कार को धक्का दे देता हूँ, लेकिन बेचारे से हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, तो इसमें ताकत बहुत थी, तो क्या हुआ, ये कार को धक्का दिया इसने। अंदर जो बैठा था उसने बोला होगा कि मेरी कार नहीं चल रही है, तो ये भाई साहब आगे कि चलो चलो मैं चलाता हूँ आपकी कार, तो ठीक है। तो हुआ क्या, इसने धक्का दिया कार को, थोड़ी सी कार आगे तो चली, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या हुआ, इसने जो अपना फोर्स लगाया वो कंटिन्यूअस फोर्स लगाया, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया। जब इसे 5-7 सेकंड्स तक अपना फोर्स लगाया तो कार जो है ऑटोमेटिकली रन कर गई, ऑटोमेटिकली जो है कार चल गई। होता है ना कई बार धक्का लगाते हैं, थोड़ा सा धक्का लगाते ही हमारी कार जो है स्टार्ट हो जाती है, होता है ये भी। यहाँ पर भी क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद हुआ। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया गया, तो कुछ सेकंड्स के बाद क्या हो गया, मोमेंटम में थोड़ा चेंज हो गया। अब ये जो चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, यही क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है, और यही हमारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। आई होप कि अब आपको चीजें जो है काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। चलिए, नाउ कम टू द थ्योरी। द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। क्या होता है, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम, जो फोर्स हमें मोमेंटम को चेंज करने में लगाया है। एक उस बॉल पकड़ने वाले पर्सन ने भी क्या किया था, क्रिकेटर ने भी क्या किया था कि उस बॉल को उसका मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। उस बच्चे ने भी क्या किया, कार के मोमेंटम को चेंज करने में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया। ग्लास का मोमेंटम चेंज करने में उस गद्दे ने भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, बिल्कुल लगाया था। तो फोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है मोमेंटम को चेंज करने में। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर चेंज करना है, दैट मीन्स की फोर्स लगाना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट, और ये टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आप लगाते हो। सपोज हमने क्या किया, बॉल को लिया, हल्का सा किया और हो गया, लेकिन बॉल तो रुका ही नहीं, बॉल थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो आपका हाथ टूट गया। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा टाइम ज्यादा दिया उसको, ठीक है, तो क्या हुआ, मोमेंटम जो था वो चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें हम, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, मतलब पहले जो था मोमेंटम कितना था, मे बी प्रीवियस मोमेंटम था P1, सेकेंड मोमेंटम था P2, भाई चेंज होने के बाद मोमेंटम जो है P2 हो गया। कितना चेंज हुआ, तो P2 माइनस P1। जब हम इसके रेट की बात करेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि सपोज मैं ना, ये जो चेंज हुआ था ये 5 सेकंड में हुआ है, अब 1 सेकंड में कितना हुआ है चेंज, ये बताना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। डिवाइड बाई 2 करना, जैसे ही रेट की बात आती है, हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है, रेट की बात आती है ऑटोमेटिकली हम क्या कहते हैं, डिवाइड में T लगा देते हैं, टाइम हो जाता है डिवाइड में। दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो ये है हमारा, इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अप्लाइड
अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई, अनबैलेंस क्यों कहा हमने, बैलेंस क्यों नहीं कहा? अगर बैलेंस होता तब क्या होता, कोई मोशन नहीं होता, ना इधर ना इधर, बट अनबैलेंस है इसीलिए क्या हो रहा है, मोशन भी हो रहा है साथ ही साथ में, अदरवाइज वो नहीं हो पाता। तो अनबैलेंस फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी का ना मैथमेटिकल वे देखेंगे। मैथमेटिकल इसका क्या होता है, देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। कैसे, तो हमने अभी जो ये डिराइव किया था, ये जो हमने अभी डिराइव किया था, इसी को हम ले लेते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जस्ट हम इसमें चेंज कर लेते हैं। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम किस में चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? अब अगर मैं बॉल के मोमेंटम की बात कर रही हूँ तो क्या बॉल का मोमेंटम चेंज होते होते क्या उसका मास चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं, हमने तो वेलोसिटी चेंज की थी। कार के मोमेंटम की बात कर लेते हैं, क्या कार का मास चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ था। ग्लास का? नहीं, मास तो किसी का चेंज नहीं हुआ था, ओनली वेलोसिटी चेंज हुई थी। तो बस ठीक है ना, V2 ले लेंगे और V1 ले लेंगे, m तो सेम ही रहने वाला है दोनों का। चलिए, सो F इज प्रोपोर्शनल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन टाइम। ठीक है, और ये v1 और v2 क्या है, v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, v1 इज द इनिशियल, क्या है हमारी u है, v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, v2 इज द फाइनल वेलोसिटी। यही तो है, यही तो है ना। पहले जो वेलोसिटी थी बॉल की वो कुछ और थी, दैट वाज इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब वो बॉल रुक गई थी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। u और v हो गया, यहाँ पर भी हम u और v ले सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हम v2 v1 ले लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। चलिए अब मैंने क्या किया है, जस्ट मैं एक काम कर रही हूँ, मास को मैं कॉमन ले लेती हूँ। मास को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा v2 माइनस v1 अपॉन t। और ये v2 और v1 की जगह अगर मैं ये v और u लिख देती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं अभी क्या फर्क पड़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ v2 की जगह आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 की जगह इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ गया t। ये फॉर्मूला कहीं हमने देखा है, कहाँ देखा है ये फॉर्मूला, तो ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यही तो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। आई होप कि ये याद आ रहा होगा, बिल्कुल ये याद आ रहा होगा, और याद नहीं आ रहा तो याद करो, बिल्कुल याद करो इनको। चलिए, तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो क्या मैं इस पूरे के जगह पे लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन? बिल्कुल लिख सकती हूँ, सही है ये तो। चलो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर देती हूँ मेरे एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी सही बात है, जितना आप ज्यादा फोर्स लगाते हो उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए, तो एक और फॉर्मूला हमें मिल गया। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन मुझे तो एक और फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला क्या पूरा हो गया है? बिल्कुल नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है। चलिए एक और चीज बताती हूँ आपको। अब अगर F इज प्रोपोर्शनल का साइन मुझे हटाना है, तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं रिमूव करूंगी तो मुझे लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, K क्या है हमारे पास, K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन के ही तो है ये, तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हो चुका है ये। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बोला कि ये तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता कांस्टेंट ही तो है, तो K इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही K इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा हमारा, ma, F इज इक्वल्स टू ma, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्या किया है हमने जस्ट ये कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक स्टेटमेंट तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यही तो हमने यहाँ लिखा है। अब हमने क्या किया, P2 और P1 जो था उसका फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज mv2 माइनस mv1। v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ v2 को देखो रिप्लेस कर दिया v से, और v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई यहाँ हमने क्या लिखा है, u लिखा है। ठीक है, m तो हमारा कॉमन आ गया भाई, दोनों में सेम ही तो है, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो किसी भी चीज से अगर कोलाइड करता है, किसी भी चीज से अगर वो टकराता है तो उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर मास चेंज होता तो सोचो क्या हो जाता,
अब सपोज मैं किसी से चलते चलते यूं टकरा गई, सपोज भीड़ में थी कि टकरा गई, तो क्या मेरा मास कम हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो लड़कियां राइटिंग करती क्या? बिल्कुल नहीं करती, सबसे ज्यादा टकराती रहती सबसे। और लड़कों को भी टेंशन नहीं होती जिम में जाने की, इतनी मेहनत क्यों करे, टकराना ही तो है किसी से, मास चेंज हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास सेम रहेगा। दैट इज वाई मास को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ हो गया v2 माइनस v1, दैट इज v माइनस u, बिकॉज ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला तो मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा था, मैं मिली हूँ इस फॉर्मूले से कहीं पे। तो कौन है ये है एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्सेलरेशन से। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। देखो F इज इक्वल टू क्या आ गया, KMA आ गया। K क्या है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ प्रोपोर्शन था, मुझे इसको रिमूव करना था, तो इक्वल लगाते ही मैंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। जैसे ही आप प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हो तो हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जरूर आता है। अब मैंने बोला कि भाई K तो मेरा 1 है, ये भी पॉसिबल ना, कांस्टेंट ही तो है। K मेरा क्या है, 1 है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज ma। F क्या हो जाएगा, ma, एंड इट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया, तो देखो इस फॉर्मूले से हमें ये सारा कुछ समझ में आएगा। कैसे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब मास अगर मैं बोल रही हूँ ज्यादा है, सपोज हमने कहा कि मास जो है किसी चीज का बहुत ज्यादा है, तो क्या फोर्स ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो जिस हिसाब से ये दिख रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, चलो। और वैसे ही अगर मैं बोलूं मास कम है तो फोर्स क्या कम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों, कैसे, तो ये देखो, सपोज अगर मैं बात करती हूँ इस ट्रॉली की, इसमें देखो सिर्फ एक छोटा सा एक बॉक्स है और इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस है, तो ऑब्वियसली मास इसका कम है, इसका ज्यादा है। इसको मूवमेंट करवाने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स में लगाऊंगी तब जाके ये हिलेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पे आ जाता है। एक्सेलरेशन अगर फोर्स हमारा ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं सपोज फोर्स को कम कर दूं, सपोज मेरा फोर्स जो है वो कम है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। जितना कम फोर्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, और उतना ही कम क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ अगर हमने कहा है कि ये जो बॉक्स, एक ही सिंगल बॉक्स रखा है इस ट्रॉली के अंदर, इसका मतलब इसका मास है कम, तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, और जितना हम कम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा इसका। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे देखा हमने, देखो यहाँ पर हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ हम जितना कम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम फोर्स था तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, और जितना ज्यादा हमने फोर्स लगाया उतना ही ज्यादा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो यही तो हमने कहा, अगर हमने फोर्स ज्यादा लगाया है तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर हमारा फोर्स कम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। कैसे, तो F इज, इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आया कि F इज प्रोपोर्शनल टू m एंड F इज प्रोपोर्शनल टू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फोर्स को इंक्रीज करूंगी तो मास और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर मैं फोर्स को कम कर देती हूँ तो डेफिनेटली मेरा मास और जो एक्सेलरेशन है वो भी कम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इन दो की बात करूं, मास और एक्सेलरेशन, इन दो के रिलेशन की बात करूं, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों का रिलेशन होता है, अगर हम बात कर ले हैं मास और एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो F अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, जस्ट मास को नीचे की तरफ ट्रांसपोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अब देख लो इनका रिलेशन क्या है, तो A इज, एक्सेलरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, तो देखो यहां ज्यादा मास है, अगर मैं एक पर्टिकुलर फोर्स दोनों पे लगाती हूँ, मैंने क्या किया, यहां पर भी मैंने लगाया 5 न्यूटन फोर्स, यहां पर भी मैंने लगाया 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स को चेंज नहीं किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मास क्या है, कम है, मास कम है, लेकिन क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ गया, मास कम है। यहाँ पर देखो क्या है, मास जो है वो कम है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है बिकॉज ऑफ फोर्स।
ठीक है, वही सेम फोर्स अगर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ तो मेरा मास क्या हो गया, ज्यादा हो चुका है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, वो कैसे फोर्स की प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो है वो है F = ma। ठीक है, यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह से चेंज होता है। चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बीच में आपके पास कोई चीटिंग नहीं होगी, आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डायरेक्टली बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।